आज फिक्र की शुरुआत भारत से 4000 किलोमीटर दूर थाईलैंड से आई कुछ तस्वीरों से करते हैं। यह तस्वीर एक मुलाकात से जुड़ी हुई है जिस पर बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की नजरें हैं। इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ जो हैं, शहबाज शरीफ, वो भी टिकटिकी लगाकर इस मुलाकात को टीवी पर देख रहे होंगे। ये वो मुलाकात थी जिसका इंतजार पूरे एशिया को लंबे वक्त से था और इस मुलाकात के लिए सबसे अधिक अगर कोई इंसान बेसब्र था तो वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस थे, जो पीएम मोदी से मिलने के लिए भारत से लगातार गुहार मनुहार लगाते जा रहे थे और महीनों की उनकी मुराद आज जाकर बैंकॉक में पूरी हो गई। लेकिन ऐसी पूरी हुई कि बस पूछिए मत। पीएम मोदी ने यूनुस से मिलकर उन्हें भारत बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने रिश्तों की अहमियत ठीक से समझा दी है। उन्हें बता दिया है कि कूटनीति किसे कहते हैं और भाषा मर्यादा की सीमा क्या होती है। आप इस मुलाकात को कुछ यूं भी कह सकते हैं कि समझो इन तस्वीरों की भाषा बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस का बन गया कूटनीतिक तमाशा। तो चलिए सबसे पहले हम इस हाई प्रोफाइल मुलाकात की बात तस्वीरों को दिखाने के साथ डिकोड करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी ग्लोबल मीटिंग को समझने के लिए तो उसमें शामिल दो लीडर्स के हाव भाव को जानना जरूरी है। आपस में बातचीत करने के लिए दोनों ओर से जिन शब्दों के चयन किए गए, कूटनीति की डिक्शनरी से उनका मतलब निकालना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी कल ही 2 दिन की यात्रा पर थाईलैंड पहुंचे थे। आज उन्होंने बिम्स्टेक समिट से अलग इसमें शामिल कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैंकॉक में उनकी बायलैटरल मीटिंग नेपाल के पीएम केपी ओली के साथ हुई। भूटान के पीएम टोब्गेक से भी उनकी मीटिंग हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता की रही। दोनों की तस्वीरें बैंकॉक से जोरदार तरीके से वायरल हुई, जैसे कि 25 सेकंड का यह विशेष वीडियो। मीटिंग हॉल में पीएम मोदी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहले से मौजूद थे। वो वहां पर यूनुस का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में ही यूनुस भी हॉल के अंदर प्रवेश करते दिखाई देते हैं। वो पूरे 10 कदम चलकर पीएम मोदी के पास पहुंचे। पीएम मोदी ने सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। यूनुस ने भी दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी ने उनसे हाथ मिलाया, उन्हें बगल में खड़े होने के लिए कहा, फिर साथ में फोटो खिंचवाई। रिश्तों की परंपरा अच्छे से निभाई गई है। लेकिन इसी बीच हमारी नजर पीएम मोदी के हाथ मिलाने वाले अंदाज पर गई। कैमरा जब और क्लोज गया तो साफ दिखा कि पीएम मोदी ने यूनुस का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। ये बहुत अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरह का खिंचाव है, उस बीच हाथ कसकर पकड़ना और देर तक नहीं छोड़ना, इस पर बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और डिप्लोमैटिक प्रभुत्व जमाने की कोशिश कहा जा सकता है। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर वाला खेल है, इसे पावर हैंडशेक भी कहते हैं। मानो संदेश दिया जा रहा है कि बांग्लादेश कितना भी चीन पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिश कर ले, भारत के सामने सारे दांव फेल हो जाएंगे। हम नियंत्रण में हैं, चाहे बांग्लादेश की अंदरूनी स्थिति में कितनी भी तनावपूर्ण हलचल हो। खैर, इस तरह हल्की मुस्कान और पावर हैंडशेक, इसके बाद पीएम मोदी ने बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। हम आपको यूनुस के साथ पीएम मोदी की हाथ मिलाने वाले लम्हों की ये स्टिल फोटो भी दिखाते हैं, जो पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। आप ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने यूनुस से इतनी मजबूती से हाथ क्यों मिलाया। उन्हें बड़े भाई और छोटे भाई वाला कौन सा रिश्ता और 1971 वाला कौन सा एहसान इशारों में याद दिलाया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा हुआ है, मैंने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार श्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, मिलकर बांग्लादेश में शांति, स्थिरता, समावेशिता और मजबूत लोकतंत्र के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। अवैध सीमा पार करने को रोकने के उपायों पर चर्चा की और हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हमारी गंभीर चिंता को व्यक्त किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोनों की इस मुलाकात का पूरा ब्यौरा देश के साथ साझा किया। पहले उनकी ये तमाम बातें सुन लेते हैं, इसके बाद इस विश्लेषण को और आगे बढ़ाएंगे। जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया
और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी। He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. देखिए, इस मच अवेटेड मुलाकात पर फिक्र का एक्सरे देखें तो पता चलता है कि पीएम मोदी ने यूनुस से मिलकर उन्हें उनकी हदें बता दी हैं। उन्हें बता दिया कि बांग्लादेश को लेकर भारत की गहरी चिंताएं क्या-क्या हैं और यूनुस को उन चिंताओं को दूर करने के लिए अब क्या-क्या कदम उठाना है। जैसे कि ये यूनुस सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अब बांग्लादेश में हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस करें। यूनुस सरकार पीड़ित हिंदुओं को कट्टरपंथियों के कहर से बचाएगी, क्योंकि हिंदुओं की पीड़ा अब किसी भी कीमत पर भारत से सही नहीं जाएगी। ये यूनुस सरकार की जिम्मेदारी होगी कि बॉर्डर से अवैध बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ ना हो, क्योंकि अगर घुसपैठ जारी रही तो फिर भारत कड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर होगा। ये यूनुस सरकार की जिम्मेदारी होगी कि बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराए जाएं, वहां लोकतंत्र की बहाली हो, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक मजबूत सरकार पड़ोसी देशों के भी हितों में होगा। यानी ढाका में यूनुस की तानाशाही और मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पीएम मोदी ने यूनुस को यह कड़ा कूटनीतिक संदेश भी आज इशारों में दे दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनुस सरकार की जिम्मेदारी होगी कि माहौल खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से हर हाल में बचना होगा, वरना भारत फिर अपने स्टाइल में अपने तरीके से जवाब देने का हकदार होगा। यहां यह चौथा पॉइंट इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहम्मद यूनुस 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक बीजिंग की यात्रा पर थे। वहां जाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनसे मिलकर भारत के साथ सिस्टर्स यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों की बात उठाई थी। कहा था कि भारत के ये इलाके लैंडलॉक हैं, बांग्लादेश इस क्षेत्र में समंदर का एकमात्र संरक्षक है। और यूनुस ने यह कहकर जिनपिंग को बेतुका सुझाव भी दिया था कि ऐसे में भारत के ये पूर्वोत्तर राज्य बीजिंग के साथ घनिष्ठ संबंधों से लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब कि यूनुस ने जिनपिंग से ये बातें किस अधिकार से कहीं, उन्हें भारत के इलाकों पर बात करने का हक कहां से मिल गया। निश्चित तौर पर यह यूनुस की सीनाजोरी थी, जिस पर पीएम मोदी की बात करना देश हित में जरूरी था। दोनों लीडर्स की इस मुलाकात पर हमने एक्सपर्ट से बात की, उनकी राय भी जानी। आपको विदेश नीति की समझ रखने वाले उनके अनुभवी विचार सुनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह है कि रेटोरिक को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रेटोरिक के चलते मामले बिगड़ते जाते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल इन्होंने चाइना में जो बात करी, अव्वल तो उसे वो बात बिल्कुल करनी नहीं चाहिए थी, बट आई थिंक वो मैसेज इंडिकेटेड है मोदी जी के स्टेटमेंट में कि रेटोरिक को डाउन प्ले किया जाए। हमारे को अपने बैकयार्ड में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कि माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश की सरकार को जल्दी ये सद्बुद्धि आनी चाहिए कि उसे पाकिस्तान से अपने रिश्ते बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ये, क्योंकि पाकिस्तान उसको जिस रास्ते पुश करेगा वो रास्ता उसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। बांग्लादेश के अंदर इस्लाम का प्रभाव बढ़ गया है। इन दोनों फैक्टर्स के चलते भारत के लिए बांग्लादेश मुश्किलें पैदा। आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी ने यूनुस से क्या-क्या कहा। यह तो हमने आपको उन बातों के मतलब के साथ बता दिया, लेकिन यूनुस ने पीएम मोदी से क्या कुछ कहा, यह बात भी आपको जाननी चाहिए। यूनुस ने पीएम मोदी के सामने शेख हसीना का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बारे में भी जानकारी दी। देखिए, जहां तक शेख हसीना का सवाल है और उनके सिलसिले में जो
बांग्लादेश की ओर से एक निवेदन आया है। मैं इसके बारे में इस समय पे इसके बारे में बातचीत हुई थी और जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने पहले ही इसके बारे में आपको अवगत किया है कि हमारे पास इस मुद्दे पे एक निवेदन आया है। इस समय इस विषय पे कुछ और कहना मेरे लिए उचित नहीं। इस खबर पर फिक्र का लेंस यह है कि बांग्लादेश को याद रखना होगा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दोनों में भेद करना सीखना होगा, क्योंकि ये सच है कि भारत का विरोध करके बांग्लादेश विकास की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है और साथ चलकर ही नई भारत को लिखा जा सकता है, जैसा कि भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों वाले इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए और भूगोल भी। लोकल फिक्र वक्फ बिल पर बढ़ते तनाव की करते हैं। बुधवार को लोकसभा और गुरुवार देर रात को राज्यसभा ने उस वक्त वक्फ संशोधन विधेयक को पास कर दिया जब देश की ज्यादातर आबादी गहरी नींद में थी, लेकिन संसद कानून बनाने के लिए जाग रही थी। लगातार 2 दिन और 2 रात की बहस के बाद विधेयक संसद की अग्नि परीक्षा से निकल गया। अब बस राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है, लेकिन मोहर लगने से पहले इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे। बिल पास होने से नाराज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के विरोध में तत्काल राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा। वहीं आज जुमे के दिन कुछ रिएक्शन सड़कों पर भी दिखा, कुछ बयानों में दिखा और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। आज जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर विरोध की चिंगारियां दिखीं। देश के 7 राज्यों में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, कहीं सड़क पर वक्फ बिल को रद्द करने की मांग हुई। कुल मिलाकर आज सड़क पर प्रदर्शन वाले ट्रेलर ने दिखाया कि ये पिक्चर सिर्फ संसद के बंद दरवाजे में खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि लंबा चलने वाली है। हालांकि इन प्रदर्शनों के अलावा भी रिएक्शन सामने आए, जिसमें पहले नंबर पर चुनावी राज्य बिहार रहा, जहां वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद सबसे पहले चुनाव होने थे। जेडीयू के 3 मुस्लिम नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा इस विधेयक के समर्थन पर संभल में एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद और असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इन सबके बीच आज फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुस्लिमों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहती है, उन्हें खत्म करना चाहती है। बिहार की तरह यूपी में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी को भी आज झटका लगा। सबसे पहले जेडीयू की बात करते हैं, जिसने न सिर्फ वक्फ बिल का समर्थन किया बल्कि संसद में कांग्रेस पर मुस्लिमों को ठगने का आरोप लगाया। लेकिन जैसे ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास हुआ, जेडीयू का एग्जिट गेट खुल गया और 2 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इनके नाम है कासिम अंसारी, शहनवाज मलिक और फिरोज खान। डॉक्टर कासिम अंसारी जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य हैं। शहनवाज मलिक अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश सचिव थे, जबकि फिरोज खान नवादा जिले के सचिव थे। कासिम अंसारी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें 499 वोट मिले थे, 500 से 1 वोट कम। ये उनकी अतिरिक्त पहचान है। कासिम अंसारी ने इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार के नाम एक चिट्ठी भी लिखी। उनकी कोशिश है कि शहादत को थोड़ा बड़ा दिखाएं, लेकिन जेडीयू उनके इस्तीफे से ज्यादा विचलित नहीं है, बहुत भाव भी नहीं दे रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि 499 वोट लाने वाले कितने बड़े हैं ये सब जानते हैं। हालांकि आरजेडी को इसमें काफी राजनीतिक प्रॉफिट दिख रहा है, इसीलिए आज आरजेडी ने नीतीश कुमार पर काफी नुकीला हमला किया। आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया, इसमें नीतीश कुमार काली टोपी और संघ की यूनिफॉर्म में दिखाया जा रहा है उनको, और लिखा गया कि आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मामला इतने पर नहीं रुका, सोशल मीडिया के जरिए तो नीतीश कुमार पर हमला हो ही रहा था। तेजस्वी यादव खुद मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया कि जेडीयू अब बीजेपी हो गई है। दूसरे के हमलों का जवाब देना तो जेडीयू के लिए आसान है, लेकिन पार्टी के बड़े गुलाम रसूल बलियावी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल संसद में सब बेनकाब हो गए, सेक्युलर और कम्युनल में अब कोई फर्क नहीं रह गया। नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस स्टैंड से है कि वो वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिमायत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ।
कासिम अंसारी बेचारे को 3,21,111 वोट में 499 वोट आया, 499। आई देश भर के नेता हो गए। कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। दरअसल मसला यह है कि गुलाम रसूल जैसे लोगों की दुकानदारी से बंद हो जाने वाली है। ये लोग वक्फ की 38 लाख एकड़ जमीन को हड़प कर उसकी दुकानदारी दलाली करते थे, उसको उन्होंने व्यवसाय बना दिया था। नीतीश कुमार के दोहरी नीति की वजह से मैं इस्तीफा दिया हूँ। सारे प्रदेशवासियों को मैं ये कहना, जो भी मुस्लिम इससे जुड़े हुए इनसे अलग हो जाए और अपना राह खुद देखें। कोई मुसलमानों का राहबर नहीं है। जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। अब नीतीश कुमार जी के हाथ में जदयू नहीं है, आप समझिए। जदयू कहीं और शिफ्ट कर चुका है, जो बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी है उनके साथ। आरजेडी नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रही है, तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन कर बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा जोखिम लिया है? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में नवंबर में चुनाव है और मुस्लिम वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार में कुल 243 सीट है, 50 सीट पर मुस्लिमों का अच्छा असर है। राज्य में करीब 17 से 20% मुस्लिम मतदाता हैं। 2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन जेडीयू के टिकट पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। अब जब नीतीश कुमार खुलकर वक्फ बिल के समर्थन में हैं, तो क्या मुस्लिम उनका साथ देंगे? ऐसे सवाल अब से लेकर चुनाव तक जीवित रहेंगे। जेडीयू के बाद केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने इस्तीफा दे दिया है। वक्फ बिल पर जयंत चौधरी के समर्थन देने से नाराज होकर उन्होंने पद छोड़ दिया। वक्फ बिल के पास होने का साइड इफेक्ट सिर्फ जेडीयू में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि इसका विरोध करने वालों ने भी अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए। कांग्रेस के नेता मोहम्मद जावेद, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक जावेद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वक्फ संशोधन को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया। याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, 25 यानी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और 29 यानी अल्पसंख्यक अधिकार और 300A के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह विधेयक अभी कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मंजूरी दे दी है और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन मामला कोर्ट पहुंच चुका है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि वो इस विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसका ट्रेलर आज ही देखने को मिल गया। आज जुमे की नमाज के बाद कोलकाता, बिहार के जमुई और गुजरात के अहमदाबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस विधेयक का विरोध में प्रदर्शन किया। हमने कई जगह पर लोगों से बातचीत की, वो क्या कहते हैं आइए देखते हैं। वक्फ बिल मतलब इसका खिलाफ ही है, मुसलमानों के तो खिलाफ ही है, और ये जो अपना मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर है ना भारत सरकार की नज़र है। वक्फ बिल के मैं नहीं पूरा बल्कि हिंदुस्तान पूरा इस बिल के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारी मस्जिद, मदरसे, खानका, इस पे सारे ये पूरा हड़पने के चक्कर में और सारा कब्जा करने के चक्कर में ये वक्फ बिल के नाम पे ये रोजगार को छुपाने के तौर पर हर साल में 2 करोड़ नौकरी देने के चक्कर में वक्फ बिल को लाकर मुसलमानों पे सरासर अत्याचार हो रहा है। ये हर एक पर जुल्म है, ये मोदी सरकार का जुल्म है। हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मांगी हुई है कि काला कानून, ये जो काली पट्टी है वैसा ही वो काला कानून है। वो काला कानून का हम सख्त विरोध कर रहे हैं। ये काला कानून जब तक ये सरकार खारिज नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।
वैसे वक्फ बिल का समर्थन करने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट का आरोपी लगा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जाहिद सैफी नाम के व्यक्ति ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि गुरुवार शाम 4 बजे अबू बकर मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकले थे। मस्जिद से बाहर निकलते ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनकी कुछ लोगों से बहस हो गई। जाहिद ने इस बिल का समर्थन किया, जिसके बाद आरोप है कि रिजवान, नौशाद, शोएब समेत कई लोगों ने उन पर लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में जाहिद को काफ़ी चोटें आई हैं। उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत दी। हालांकि पुलिस का दावा है कि आपसी विवाद था, जिसे वक्फ बिल के विरोध और समर्थन का नाम दिया जा रहा है। इस खबर में बीजेपी कनेक्शन भी है। दावा है कि जाहिद सैफी के रिश्तेदार अशफाक सैफी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अशफाक सैफी ने भी सोशल मीडिया पर वक्फ बिल का समर्थन किया था, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। जाहिद सैफी है, पूर्व में चेयरमैन का चुनाव लड़े थे गुन्नौर से और चुनाव हार गए थे। इसके बाद में मस्जिद के मौलाना है, जो भी उस मस्जिद का जो मौलवी या मौलाना है, उसको अपॉइंट करने को लेके इनके बीच में विवाद था। जाहिद पक्ष के व्यक्ति द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था, इसलिए जो अन्य जो 3 पक्ष हैं उनके लोग नाराज थे। इसी बात को लेकर इनके साथ मारपीट की गई है। विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस तरीके की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। देखिए, कुल मिलाकर सरकार ने रात भर जागकर वक्फ बिल पास तो करा लिया, लेकिन वक्फ बिल के विरोधी सरकार की नींद उड़ाने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। हमने आज इस मुद्दे पर AIMIM के चीफ और पार्टी के इकलौते सांसद असुद्दीन ओवैसी से बात की। इस पूरे बिल को लेकर उनके आरोप क्या हैं और भविष्य में उनकी रणनीति क्या है, आइए देखते हैं। कानून के जरिए बीजेपी अपने नापाक अज़ाइम को मुकम्मल करना चाहती है और भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन करके और अपनी ब्रूट मेजॉरिटी और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को सामने रखकर और उनका एक प्रोजेक्ट मुस्लिम जो है उसके तहत मुसलमानों को भारत से रिलीजियसली वो ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि मैं एक भारत का अव्वल दर्जे का शहरी हूँ। आप मुझे जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे ईमान पर, मेरी मस्जिद पर, मेरे वजूद पर, मेरी शनाख्त पर आप हमला कर रहे हैं। बल्कि मोदी सरकार ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि आपने ऐलान जंग कर दिया मुझ पर। भाई आप ये बताइए, हिंदू धर्म में जब सब चीज़ आपके लिए हो सकती है तो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं हो सकती? आपका मकसद वक्फ को बचाना नहीं है, आपका मकसद ये कि मुसलमानों से इनकी इबादत को छीन लो। वक्फ मुसलमानों के लिए एक इबादत है। नमाज, रोज़ा, कुरान करीम की तिलावत से हटकर, अस्कार से हटकर ये एक इबादत है। और ये तमाम शिया सुन्नी को नुकसान पहुंचाएगा, सबको नुकसान पहुंचाएगा। टेम्पल बाय यूसेज को अलाउ कर रहे हैं, मठ बाय यूसेज को हिंदू धर्म में अलाउ कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपके पास अलाउ हो रहा है हिंदू धर्म के लिए तो मुसलमान के लिए क्यों नहीं होगा? क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? क्या ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप जा रहे हैं। आप जब मुस्लिम महिला की बात कर रहे तो क्या नरेंद्र मोदी बिल्किस बानो की आंख में आंख डाल के बात कर सकेंगे? क्या किरण रिजिजू बिल्किस बानो को बुलाकर उसका हाथ पकड़कर कह सकेंगे तुझसे इंसाफ नहीं हुआ? कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? आपके पास ना मुस्लिम MP है, ना मुस्लिम मिनिस्टर है, और आप अली और खान की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कानून जो बनाया गया है वो अली को भी नुकसान पहुंचाएगा, खान को भी पहुंचाएगा और मुस्लिम महिलाओं को भी पहुंचाएगा। देखिए, अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि MP गजब है, सबसे अलग है। ये बातें अक्सर इस राज्य की विशेषताओं को लेकर बोली जाती हैं, लेकिन इस बार MP गजब है, सबसे अलग है वाली ये लाइन यहां पर हुए एम्बुलेंस घोटाले को लेकर व्यंग के तौर पर बोली जा रही है। यह ऐसा महाघोटाला है जिसका खुलासा TV9 भारतवर्ष ने किया है और खबर के असर के तौर पर अब इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई देने लगी है। क्या है यह महाघोटाला? इसे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। MP में 2000 एम्बुलेंस के लिए 900 करोड़ रुपए का भारी भरकम किराया राज्य सरकार की ओर से चुकाया गया। 2000 एम्बुलेंस, 900 करोड़ का किराया। कहते में नई एम्बुलेंस नहीं आ जाएगी? खैर, किराए के तौर पर यह 900 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज को दिया गया। 108 नंबर से चलने वाली इन एम्बुलेंस के लिए यह भुगतान मई 2022 से लेकर जनवरी 2025 के बीच में किया गया।
2000 एम्बुलेंस की सेवा के लिए 900 करोड़ रुपए का यह किराया सिर्फ 2.5 साल में अदा किया गया। और सबसे बड़ी बात, प्रति एम्बुलेंस का यह खर्च 45 लाख रुपए बैठता है। हो सकता है कि यहां पर अभी आपको यह हिसाब किताब किसी घोटाले जैसा ना दिखे, तो हमने इस हिसाब किताब को फिक्र की कसौटी पर भी कसा है और पाया है कि यह विशुद्ध भ्रष्टाचार है जो सरकार की नाक के नीचे 2.5 साल से जारी है। क्योंकि पहली बात तो यह कि भोपाल में ये सभी एम्बुलेंस इस समय भी धूल खा रही हैं, और दूसरी बात, जितने रुपए में एम्बुलेंस किराए पर ली गई उसकी आधी कीमत यानी 15 से 20 लाख रुपए में नई एम्बुलेंस खरीदी जा सकती थी। भोपाल से हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता की सिस्टम को हिलाकर रख देने वाली ये रिपोर्ट तो देखनी जरूरी है। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये भोपाल की है और ये 108 जो नंबर होता है एम्बुलेंस का वही एम्बुलेंस है। मगर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एम्बुलेंस सड़ रही है, यहाँ पर खड़े खड़े खराब हो रही है। और एक नहीं दर्जनों कई एम्बुलेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं। तस्वीरों में देखिए एक के बाद एक तस्वीरें। क्या इन एम्बुलेंसेस को थोड़ा सा खर्चा करके ठीक नहीं किया जा सकता? जो जानकारी हमने जुटाई उससे हमें ये जानकारी मिली कि एक छोटी एम्बुलेंस की अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख रुपए से उसकी शुरुआत हो जाती है। और ये जो एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस जो छत्तीसगढ़ से मंगवाई गई किराए पर, ये 10 से 12 लाख रुपए में आपको मिल जाती है। अब आप सोचिए अगर किसी कंपनी से सरकार एम्बुलेंसेस खरीदेगी एक साथ 2000 एम्बुलेंस, तो किसी शोरूम से तो वो बात नहीं करेगी, सीधे कंपनी से बात करेगी। तो उसमें भी सरकार को काफ़ी मार्जिन रहेगा कि भाई बल्क में आप इतनी सारी गाड़ियां ले रहे हैं तो मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है वो आपको 7-8 लाख रुपए में मिल सकती है। मगर वो सरकार ने नहीं किया, सरकार ने किराया दिया। और ये तो भोपाल की स्थिति है, राजधानी की स्थिति आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह के एम्बुलेंसेस एक के बाद एक की स्थिति ऐसी है, अगर ये सड़ रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खड़े खड़े खराब हो रही है, 2 वर्षों से एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उन छोटे ज़िलों में, गांव कस्बों में एम्बुलेंसेस की स्थिति क्या होगी। एम्बुलेंस धूल खा रही हैं और इन एम्बुलेंस को हायर करने वाला सिस्टम आईसीयू में है, वो भी भ्रष्टाचार का ड्रिप लगाकर। आपने कई बार सुना होगा कि एम्बुलेंस ना मिल पाने के कारण आम आदमी को अपने मरीज को ठेले पर लेकर जाना पड़ा। कई बार सुना होगा कि एम्बुलेंस ना मिल पाने के कारण मरीज की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। ऐसी तस्वीरें देश के कोने कोने से जब तब आती रहती हैं। लेकिन सोचिए, इमरजेंसी के हालात में जिस एम्बुलेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसका भोपाल में क्या है? जबकि भोपाल के अस्पताल के बाहर धूल खा रही, सड़ रही इन एम्बुलेंस का रखरखाव ठीक से करें तो ये कितने लाचार और परेशान मरीज के परिवार वालों के लिए मौके पर काम आ सकती हैं। लेकिन सवाल फिर से मंशा का है, क्योंकि मंशा तो समाज कल्याण की शायद है ही नहीं। मंशा 900 करोड़ रुपए का घोटाला करने की थी। मजे की बात यह है कि इस घोटाले पर जब TV9 ने वहां के मंत्री विश्वास सारंग से सवाल पूछा तो जवाब मिला कि अधिकारी अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो उसकी जांच की जाएगी, जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि उसे सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं, क्योंकि घोटाले का पैसा कितना ऊपर तक पहुंचाया गया है यह सामने आना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस घोटाला हुआ है? दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सरकार ने विधानसभा में जो जानकारी एम्बुलेंसेस को लेकर दी है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है, चौंकाने वाली है। एक कंपनी है छत्तीसगढ़ की और अकेले 2.5 साल में उस कंपनी को 900 करोड़ का भुगतान किया गया है। 900 करोड़ का, लगभग 2000 के आसपास एम्बुलेंसेस का। तो अगर आप उसकी एवरेज निकालें तो औसत अकेले 2.5 साल में एक एम्बुलेंस पर मध्य प्रदेश सरकार उस ठेकेदार को 45 लाख रुपए की राशि दे रही है किराए के रूप में। मूल बात इसमें यह है कि 900 करोड़ का भुगतान सिर्फ 2.5 साल में करना संभव नहीं है, इतना खर्चा कहीं हुआ ही नहीं है। और जो जानकारी मेरे पास है, सभी एम्बुलेंसेस में छत्तीसगढ़ की नंबर प्लेट है। क्या ऐसा तो नहीं कि यही एम्बुलेंस वहाँ भी पैसा ले रही छत्तीसगढ़ में? मुझे 100% विश्वास है कि इसमें बड़ा घोटाला किया गया है और लगभग 2 गुना से अधिक पैसा इसमें खर्च हुआ है। हमारी मंशा, सरकार की मंशा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
केवल और केवल जनता के हित के लिए ही योजना बनाती है, परंतु इतने बड़े सिस्टम में यदि कोई अधिकारी गड़बड़ करता है तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। यदि ऐसा कोई विषय है तो जांच होगी, जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। फिक्र-ए-आबाद 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर प्लेन क्रैश में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में शहीद सिद्धार्थ यादव को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और उनकी तस्वीरों ने पूरे रेवाड़ी के साथ देश को रुला दिया। अंतिम संस्कार में शामिल होने शहीद की मंगेतर सोनिया भी पहुंची। वो सिद्धार्थ की तस्वीर देखकर भावुक हो गए और उनसे बात करने लगी। शहीद की मंगेतर बार बार कहती रही कि प्लीज़ एक बार उन्हें सिद्धार्थ की शक्ल दिखा दो। सिद्धार्थ की सिर्फ 10 दिन पहले सगाई हुई थी। 2 नवंबर को उनकी शादी थी। इस मौके पर सिद्धार्थ की जय जयकार के नारे लग रहे थे। सिद्धार्थ की एयरफोर्स यूनिफॉर्म की कैप उनकी माताजी को पहनाई गई, जो अपने बेटे को देखकर आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। इस मौके पर एयरफोर्स ऑफिसर्स भी भावुक हो गए। उनकी आंखों से भी लगातार अश्रुधारा बह रही थी। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद सिद्धार्थ यादव का अंतिम संस्कार किया गया। एयरफोर्स की टुकड़ी ने सलामी देकर सिद्धार्थ को अंतिम विदाई दी। शहीद सिद्धार्थ जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार की 4 पीढ़ियां सेना से जुड़ी हैं। सिद्धार्थ के पिता का सपना अपने बेटे को चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनते देखना था, लेकिन सिद्धार्थ का जैगुआर प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन देश के लिए शहीद होने से पहले सिद्धार्थ ने अपने साथी की जान बचा ली। उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित बाहर निकलने का समय दिया और प्लेन को घनी आबादी से दूर ले गए, जिससे कई लोगों की जान बच सकी। सिद्धार्थ की इसी बहादुरी और दिलेरी के लिए सिर्फ रेवाड़ी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है। आप भी एक शहीद की अंतिम विदाई पर ये न्यूज़ रूम देखें। और फारी टोली आया नहीं, मैं भी तो आया नहीं, मैं आऊंगा देखा भी। क्या कहेंगे, अभी सिद्धार्थ ने शहादत दी है, अभी आपका 23 तारीख को रिसेंटली रिश्ता हुआ सिद्धार्थ के साथ। अब कितना गर्व महसूस कर रहे हैं सिद्धार्थ के ऊपर? इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जेट को उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए आप? प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। और फिक्र-ए-आबाद भारतीय सिनेमा के इकलौते भारत कुमार की करते हैं। आज उन्होंने 87 वर्ष की उम्र में प्राण त्याग दिया, लेकिन अपने पीछे वो भारतीयता के ब्रांड की अनोखी केस स्टडी छोड़ गए। हिंदी सिनेमा में ना कोई भारत कपूर है, ना कोई भारत बच्चन है, ना कोई भारत खान है, ना कोई भारत देवगन है। कभी सोचा है आपने, किसी का काम इतना गहरा हो सकता है कि लोग उसका असली नाम भूल जाएं और उसे देश के नाम से पुकारने लगे? हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी को फिल्मी दुनिया ने मनोज कुमार कहा, लेकिन मनोज कुमार के देशभक्ति वाले किरदार ऐसे दिल में उतरे कि लोग कहने लगे कि ये मनोज नहीं, ये तो भारत कुमार है। यूएसपी समझते हैं आप? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर कलाकार की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। मनोज कुमार की थी भारतीयता। उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर अपनी यूएसपी देशभक्ति, नैतिकता और भारतीय जीवन मूल्य को बना लिया। शहीद में भगत सिंह बने, पूर्व और पश्चिम में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के संघर्ष को दिखाया, उपकार में किसान सैनिक के दोहरे रोल से देश की आत्मा को छुआ और क्रांति में आज़ादी के लिए लड़ते उस नायक को जिया जो सिर्फ फिल्मी नहीं वैचारिक भी था। और फिर आई रोटी कपड़ा और मकान, एक ऐसी फिल्म जिसने 70 के दशक के भारत की सामाजिक आर्थिक असुरक्षाओं को पर्दे पर उतारा। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, एक सामाजिक दस्तावेज थी।
रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। मनोज कुमार ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था। उनके ज़रिए जिस तरह का सिनेमा लोगों के सामने आया वो देशपूर्ण और संवेदनशील था। उनकी ये ब्रांडिंग ऐसी चली कि आज तक कोई दूसरा भारत कुमार नहीं हुआ। हिंदी सिनेमा में एक अनोखी ब्रांड स्टडी है। सोचिए, एक अभिनेता के किरदारों से भारत की जनता का जुड़ाव इतना गहरा हो गया कि किरदार के बाद भी मरते दम तक उन्हें हमेशा भारत कुमार ही कहा गया। मनोज कुमार अब नहीं है और उनके किरदारों में वो जिंदा रहेंगे। भारत का एक पूरा दौर जो नैतिक मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहा था और बेचैन था। बहुत सी बातें हैं हमारी, हम तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। बहुत बातें करते थे हम लोग और इतने अच्छे एक फिल्म बनाना, उसका डायरेक्ट करना, उसमें एक्टिंग भी करना और बाकी आर्टिस्ट को जो काम करवाना, बड़ा यूनिक डायरेक्टर ही वाज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डायरेक्टर। और अब ग्लोबल इकोनॉमिक्स की फिक्र करते हैं, जिसको लेकर दुनिया में मंदी की आहट सुनाई पड़ने लगी है। मार्केट क्रैश हो रहे हैं और लोगों की जेब खटाखट खाली हो रही है। शेयर बाजारों के लिए तो आज का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। स्टॉक मार्केट दुनिया भर के लहूलुहान थे, रक्त रंजित थे। सबको ब्लड बैंक जाने की जरूरत थी, सब लाल लाल दिख रहा था। और इस ग्लोबल इंपैक्ट के पीछे है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बॉम्ब। अमेरिका का ये वो धमाका है जो आज सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ है। इसीलिए डर यह है कि सोमवार शेयर बाजारों के लिए ब्लैक मंडे साबित हो सकता है। मतलब उस दिन आपका खाता कितना खाली होगा, कितने लाख करोड़ डूब जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना भी फिलहाल मुश्किल है। हम आपको आंकड़ों के जरिए शेयर बाजार की ब्लैक मंडे वाली थ्योरी बताएंगे, लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट का हाल देख लेते हैं। अमेरिका का S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 में करीब 5% की गिरावट रही, जिससे निवेशकों के $2.4 ट्रिलियन डूब गए। नास्डैक करीब 6% गिर गया। अमेरिका के इतिहास में एक ही दिन में इतना नुकसान मार्च 2020 के बाद पहली बार हुआ है, तब कोरोना काल चल रहा था। यूरोप के शेयर मार्केट का बेंचमार्क स्टॉक्स 600 2.57% गिर गया। जर्मनी का डैक्स इंडेक्स जो है 3% गिर गया। फ्रांस का जो मार्केट है वो करीब 3.25% से ज्यादा गिरा। इटली का मार्केट लगभग 3.5% से ज्यादा गिर गया। एशियाई बाजारों का हाल बेहाल रहा। जापान का निक्केई लगभग 3% से थोड़ा कम। हांगकांग का हैंग सेंग लगभग 2% से थोड़ा कम गिरा। और भारत में भी ब्लड बाथ देखने को मिला। यहाँ निवेशकों के एक दिन में करीब 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। सेंसेक्स 930 अंक टूटकर 75,364 पर बंद हुआ। निफ्टी 345 अंक टूटकर 22,904 पर बंद हुआ है। अब एक सवाल ये रह जाता है कि टैरिफ से कोई एक दो सेक्टरों में बवंडर आया है या फिर सारे ध्वस्त हो रहे हैं। अगर एक ही दिन में सिर्फ एक शेयर मार्केट में करीब 10 लाख करोड़ का चूना लग रहा है तो जाहिर सी बात है कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिनके शेयरों पर तगड़ी मार ना पड़ी हो। सारे सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर ही दिखते हैं, जिसके पीछे 5 कारण बताए जा रहे हैं। पहला है ग्लोबल ट्रेड वॉर। ट्रंप के टैरिफ लगाने की वजह से ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। दूसरा है फार्मा शेयरों को झटका। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में वो फार्मा सेक्टर्स पर भी ऐसा टैरिफ लगाएंगे जैसा पहले कभी नहीं लगाया गया था। ग्लोबल मार्केट से भी कमजोर संकेत मिल रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने भी लगातार पैसा निकालना शुरू कर दिया है। वहीं निवेशक अब अस्थिरता की वजह से नया दांव लगाने से भी बच रहे हैं।